हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस लॉ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 हमारा जो एक्ट है, और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, गुड्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, उनकी प्राइस किस तरह से फिक्स होती है। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट है। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया कि सेल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद हमने अंडरस्टैंड किया व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। फिर उसके बाद हमने डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। तो इस वीडियो के अंदर जो हमारा फोकस रहेगा दैट विल ऑन द गुड्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो दिस इज माई ऐप एडुसम ऐप, जिसको गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो सेल्स ऑफ गुड्स का स्ट्रक्चर कोर्स भी अवेलेबल है, उसी तरह बिजनेस लॉ का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है उसके अंदर कौन सी चीज हम खरीदते हैं, कौन सी चीज हम सेल करते हैं, क्या सब्जेक्ट मैटर है। तो वो गुड्स है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है दैट इज गुड्स। टू सबसेक्शन 7 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स जो है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो है वो गुड्स को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे देखिए कि गुड्स के अंदर क्या क्या चीजें कवर होती हैं। गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो देखो यहाँ पे हर तरह की जो मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको एक जगह से दूसरी जगह हम लेके जा सकते हैं वो इसके अंदर कवर होती है। बट गुड्स के अंदर क्या नहीं कवर होता, इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते। और एक्शनेबल क्लेम, जैसे आपने किसी से कर्जा लिया हुआ है, वो आपने रीपे नहीं किया तो वो उसके आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है। तो दीज आर कॉल्ड एक्शनेबल क्लेम। तो डेट भी जो है वो भी गुड्स के अंदर कवर नहीं है क्योंकि वो एक्शनेबल क्लेम है। मनी भी इसके अंदर शामिल नहीं है। तो गुड्स के अंदर एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बट नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी, बट नॉट मनी, बट नॉट एक्शनेबल क्लेम। तो गुड्स के अंदर क्या क्या चीजें कवर होती है, स्टॉक्स आ जाते हैं, शेयर्स आ जाती हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स आ जाती है, ग्रास आ जाता है, ट्री आ जाता है, और एनी थिंग जो कि जमीन का हिस्सा है और जिसको हम जो है जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है तो कट करके जो है सेल करते हैं या एग्री टू सेल करते हैं, तो वो गुड्स के अंदर जो है कवर्ड है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है गुड्स है, मूवेबल गुड्स को कवर करती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को डील नहीं करती, मनी को डील नहीं करती, एक्शनेबल क्लेम को डील नहीं करती। इसके अंदर क्या क्या चीजें कवर होती हैं, स्टॉक्स है, शेयर्स है, ग्रोइंग क्रॉप्स है, ट्रीज है, और जो चीज जमीन का हिस्सा है जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है जिसके अंदर हमने उसको कट करके या एग्री टू सेल के अंदर हमने उसको कट करके सर्व करना होता है, तो वो चीज भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। अब देखो जो सब्जेक्ट मैटर है दैट इज गुड्स, और गुड्स जो है उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कंटीजेंट गुड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होती हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब होता है कि जो अभी बन चुकी हैं, प्रेजेंट में है। गुड्स ओन्ड के जो सेलर है जब वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करता है उस वक्त जो उसके पास चीजें होती हैं, गुड्स होती हैं, वो उसके अंदर उनकी ऑनरशिप उसके पास होती है, और गुड्स जो होती हैं उसकी कस्टडी में होती हैं, उसके पोजीशन में होती हैं। गुड्स ओन्ड एंड possessed by the seller at the time of making of the contract of sale are called existing goods। देखो यहाँ पे क्या है कि जब एग्जिस्टिंग गुड जो है सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो एक्चुअल एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। जैसे ए ने बी को हॉर्स सेल करना है तो हॉर्स जो है एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। अगर वो एग्जिस्टेंस में नहीं है तो उसको हम सेल नहीं कर सकते, वो सेल नहीं होती। समटाइम जो है सेलर पोजीशन में होता है, या जैसे मर्केंटाइल एजेंट है उनके पास पोजीशन होता है बट वो ऑनर ऑफ गुड्स नहीं होते। अब देखो जो एग्जिस्टिंग गुड्स है उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स एंड अनअसर्टेन गुड्स। इनको वन बाय वन करके हम अंडरस्टैंड करेंगे। देखो जो स्पेसिफिक गुड्स होती हैं ये हमने देखना है। इनको स्पेसिफिक गुड जो है जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हम करते हैं तो उसी वक्त गुड्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अंदर एग्री करते हैं।
Goods are identified and separate from the other goods at the time of contract of sale. जैसे मान लो एक व्यक्ति जो है एक घोड़ा खरीदना चाहता है, तो वहां पे 25 हॉर्स है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम पे वो 1 हॉर्स जो है आइडेंटिफाई कर लेता है, उसको अलग से खड़ा कर देता है कि ये घोड़ा मैंने परचेज करना है, तो वो स्पेसिफिक गुड है। तो स्पेसिफिक गुड जो होती है जिसको हम आइडेंटिफाई कब करते हैं और सेपरेटली रखते हैं एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब हम देखते हैं व्हाट आर अनसर्टेन गुड्स। देखो जनरली जो है स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स के अंदर डिफरेंस नहीं माना जाता, बट इनके अंदर डिफरेंस होता है। देखो स्पेसिफिक गुड्स आइडेंटिफाई की जाती हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, बट असर्टेन गुड्स होती हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाता है उसके बाद हम गुड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि गुड जो होती है एक ही तरह की होती है, एक ही क्वालिटी की होती है, तो बार उनको सिलेक्ट करता है कि जो डिफेक्टिव पीस है वो नहीं लेता, वो अच्छी बढ़िया क्वालिटी के जो उनमें से छांट के साइड पे रखता है, बट आफ्टर दी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। जैसे 100 चेयर्स हैं सेलर के पास और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है 25 चेयर्स का, तो जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाता है कि भाई मैंने तेरे से 25 चेयर खरीदनी है, और 25 चेयर जो है वो जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाता है उसके बाद वो जो 100 चेयर जहां पे पड़ी हुई है, तो वो 25 चेयर जो होती हैं उनको सॉर्ट आउट करता है, आइडेंटिफाई करता है और सेपरेट रखता है, तो हम इसको कहते हैं असर्टेन गुड्स। तो अब हम देखते हैं कि अनअसर्टेन गुड्स क्या होती हैं। देखो जब हमने गुड्स को सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं किया, असर्टेन नहीं किया, तो वो अनअसर्टेन गुड्स हैं। जैसे हमने 25 चेयर्स लेनी है बट अभी हमने उनको आइडेंटिफाई नहीं किया, तो वहां पे 100 चेयर्स पड़ी हुई है, तो वो अनअसर्टेन गुड्स है क्योंकि अभी हमने आइडेंटिफाई नहीं किया। When the buyer does not select the goods for him from a lot but are defined or indicated only by description, तो जब पर्टिकुलर गुड्स को हम सेपरेट करते हैं तब वो जाके असर्टेन गुड्स बनती है। तो गुड्स को हमने क्लासिफाई किया, एग्जिस्टिंग गुड्स को हमने अंडरस्टैंड कर लिया, अब है फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये जो गुड्स हैं इनको मैन्युफैक्चर करना है या प्रोड्यूस करना है या एक्वायर करना है, बट फ्यूचर के अंदर। As a rule, any person may sell, offer for sale at any price goods of which he is not the owner, but जो उसको लगता है कि फ्यूचर के अंदर वो प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल होता है। जैसे ए जो है बी को एग्री करता है कि वो जितने भी अपने ऑर्चर्ड के अंदर नेक्स्ट ईयर एप्पल जो है ग्रो करेगा वो बी को सेल कर देगा, तो ये एग्रीमेंट ऑफ सेल है, क्योंकि यहाँ पे अभी गुड्स जो है कल्टीवेट करनी है, ग्रो करनी है, उसके बाद वो इसको सेल करेगा, तो ये फ्यूचर गुड्स है। कंटीजेंट गुड का मतलब है, पहले तो हम कंटीजेंट का मतलब समझते हैं विच मे और मे नॉट हैपन, ये भी एक तरह से फ्यूचर गुड्स की ही टाइप है। और इसकी जो एक्विजिशन है, जो प्राप्ति है, वो जब सेलर जो है, जब वो कंटीजेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, वो हो सकता है कि इसको प्राप्त कर ले, हो सकता है वो इसको प्राप्त ना करे। ए जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि मैंने अगर ये मुझे इन चीजों की ऑनरशिप प्राप्त होगी तो मैं आपको सेल कर दूंगा। तो कंटीजेंट गुड्स के अंदर है कि जैसे हमने बाहर से चीजें मंगवाई हैं या फ्यूचर क्रॉप्स है या मुर्गी अंडा देगी तो मैं बेचूंगा, क्योंकि मुर्गी अंडा दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती। ए जो है बी के साथ एग्रीमेंट टू सेल करता है कि अगर उसको सर्टेन रिंग जो है, सर्टेन रिंग का एग्रीमेंट टू सेल करता है कि अगर वो प्रेजेंट ऑनर से उसको प्राप्त कर लेगा तो वो बी को सेल कर देगा, तो ये कंटीजेंट गुड है। अब हम देखते हैं कि देखो यहाँ पे हमने क्लैरिफाई किया कि सब्जेक्ट मैटर क्या होता है। सब्जेक्ट मैटर के अंदर गुड्स की डेफिनेशन क्या है, क्या क्या चीजें हम सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। फिर उसके हम अंदर हमने गुड्स की क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड किया। अब देखो सब्जेक्ट मैटर जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो सेक्शन 7 जो है डील करता है कि गुड्स जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाने से पहले पैरिश हो जाती है। सेक्शन 8 जो है डील करता है ए बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल जो है वो डिस्ट्रॉय होती है, जिसको सेक्शन 8 जो है डील करता है। तो गुड्स पैरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ, देखो यहाँ पे गुड जो है स्पेसिफिक होनी चाहिए। अगर सेलर को इस बात की नॉलेज नहीं है कि गुड्स जो है पैरिश हो गई है जिसका वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है या डैमेज हो चुकी हैं,
जिनको वो सेल नहीं कर सकता, तो एग्रीमेंट टू सेल जो है वॉइड है और वहां पे कोई सेल नहीं है। तो वहां पे कंडीशन होती है कि गुड जो है स्पेसिफिक गुड होनी चाहिए। ये जो है एप्लीकेबल सर्टेन गुड्स को एप्लीकेबल नहीं है। गुड्स मस्ट हैव पेरिश और डैमेज बिफोर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर। ये देखो, जैसे अभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं हुआ, बट उससे पहले ही जैसे ए और बी आपस में बात कर रहे होते हैं कि हॉर्स जो है सेल करना है, बट हॉर्स जो होता है उसकी डेथ हो चुकी होती है, तो हॉर्स जो है एग्जिस्टेंस में नहीं होता। हॉर्स कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले ही उसकी डेथ हो चुकी है, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं है। देखो, यहाँ पे एक्ट के अंदर पैरिशिंग क्या होता है उसको डिफाइन नहीं किया गया। इसका ये भी मतलब है कि गुड जो है फिजिकली डिस्ट्रॉय हो गई है, बट ये भी है कि वो मर्चेंटेबल नहीं है, वो कमर्शियली एग्जिस्ट नहीं करती इफ दे आर नो लॉन्गर मर्चेंटेबल। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ स्पेसिफिक गुड्स के अंदर अगर पार्ट ऑफ द गुड जो है खराब हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो क्या ये भी वॉइड है? ये डिपेंड करता है कि अगर तो कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है, तब तो जो पार्ट डिस्ट्रॉय हुआ है वो ही वॉइड है, बाकी पार्ट जो है डिलीवर किया जा सकता है वो वैलिड है। बट अगर ये इंडिविजिबल है, तो ये पूरा का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है। देयर वॉज ए सेल ऑफ 700 बैग्स ऑफ नट्स। सेलर को इस बात का पता नहीं है, तो 109 बैग जो है वो मतलब उसकी चोरी हो चुकी है, तो ये सेल जो है डेट इज वॉइड। बायर जो है उसको हम कंपेल नहीं कर सकते कि भाई जो रिमेनिंग है उसको तू ले ले। गुड्स पैरिशिंग बिफोर सेल। देखो, गुड्स जो है पैरिश हो जाती है सेल से पहले, बट एग्रीमेंट टू सेल हो चुका है। तो अंडर सेक्शन 7 द कॉन्ट्रैक्ट जो होता है बिगनिंग से ही वॉइड होता है, कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आता ही नहीं है। बट अंडर सेक्शन 8 इसके अंदर क्या है कि देखो यहाँ पे जब गुड्स पैरिश होती हैं, तो परफॉर्मेंस ऑन आइदर साइड जो होती है डेट इज एक्सक्यूज्ड। तो एग्रीमेंट टू सेल ये भी जो है स्पेसिफिक गुड्स के साथ डील करते हैं। अगर बाद में जो है पता चलता है कि ना तो बायर का फॉल्ट है ना सेलर का फॉल्ट है, तो यहाँ पे अभी रिस्क जो है ऑनरशिप जो है बायर को ट्रांसफर नहीं हुआ, बट गुड्स जो है पैरिश हो चुकी हैं, डैमेज हो चुकी हैं, तो वहां पे ये वॉइड होता है। According to Section 8, a contract can be avoided on the ground of impossibility of performance. कि जब सब्जेक्ट मैटर जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसको इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम अवॉइड कर सकते हैं। कंडीशन ये है एग्रीमेंट टू सेल होना चाहिए, एक्चुअल सेल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो लॉस है डेट इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक गुड्स। गुड्स मस्ट हैव पेरिश और डैमेज बिफोर द प्रॉपर्टी और द रिस्क पासेस टू द बायर, के बायर को ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई और उससे पहले ही चीजें जो है वो डैमेज हो चुकी हैं, चीजें जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। तो यहाँ पे क्या है कि वेयर द स्पेसिफिक गुड्स एग्री टू बी सोल्ड सब्सिक्वेंटली जो है, देखो जब हमने एग्रीमेंट टू सेल किया तब वो एग्जिस्ट करती हैं, बट बाद में वो पैरिश हो जाती हैं। इफ फॉल्ट ऑफ द आइदर ऑफ द पार्टी, अगर दोनों में से जैसे सेलर का फॉल्ट है या बायर का फॉल्ट है, तो गुड्स की डिस्ट्रक्शन होती है। तो डेफिनेटली जो पार्टी डिफॉल्ट के अंदर होती है, तो वो लायबल है फॉर नॉन डिलीवरी और टू पे फॉर द गुड्स एज द केस मे बी। अगर देखो सेलर की वजह से गुड्स डिस्ट्रॉय होती है, तो वो वहां पे डैमेजेस पे करेगा। अगर बायर की वजह से वो गुड्स डिस्ट्रॉय होती हैं, बायर की फॉल्ट की वजह से, तो वो पे करेगा। बट अगर कोई फॉल्ट नहीं है और बायर को अभी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, तो एग्रीमेंट अवॉइड किया जाता है। तो सेलर को कहा नहीं जाएगा कि आप डिलीवर करो, ही इज नॉट लायबल फॉर नॉन डिलीवरी, बट नेचुरली उसकी गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं, तो ये लॉस उसको बेयर करना पड़ेगा। बट अगर जो है रिस्क बायर को चला गया है, तब गुड्स के लिए उसको पे करना पड़ेगा, चाहे वो गुड्स अभी उसको डिलीवर नहीं हुई। जैसे सी एग्री टू सेल टू एच 200 टन ऑफ पोटैटो टू बी ग्रोन इन हिज लैंड। सी ने सफिशिएंट लैंड कल्टीवेट की ताकि वो ज्यादा से ज्यादा 200 टन से ग्रो करे, बट क्रॉप के अंदर कोई कीड़ा लग जाता है जिसकी वजह से क्रॉप फेल हो जाती है, तो सी जो है वो सिर्फ 80 टन ही डिलीवर कर पाता है। तो अब ये है कि परफॉर्मेंस जो है इम्पॉसिबल है, तो सी जो है दैट वुड नॉट बी लायबल एज परफॉर्मेंस। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो प्राइस है, देखो दैट इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सेल। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है तो उसके अंदर प्राइस का होना एसेंशियल है। और प्राइस की जब हम बात करते हैं, तो जो सेल ऑफ गुड्स, जो गुड्स सेल की जाती हैं, तो उसका जो प्रतिफल है, जो कंसिडरेशन है, दैट शुड बी पेड इन मनी नॉट इन काइंड। तो वहां पे वैलिड सेल नहीं है अगर हम प्राइस पे नहीं करते, क्योंकि वो गिफ्ट कहलाएगी। और जो ओल्ड और रेयर कॉइन्स है वो मनी की डेफिनेशन के अंदर नहीं इंक्लूडेड।
तो प्राइस जो है दैट इज द एसेंस ऑफ सेल। तो प्राइस जो है मे बी मनी एक्चुअली पेड के जब सेल होती है इमीडिएटली पेड है, या हमने फ्यूचर के अंदर उसको पे करना है। तो वहां पे हमने देखना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, वहां पे जो एग्रीमेंट हुआ है वो कैश में पे करने का हुआ है या उधार पे है। तो यहाँ पे सेक्शन 9 डील करता है कि किस तरह से प्राइस फिक्स करनी है। तो ये एक्सप्रेसली स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, पार्टी जो है फिक्स कर सकती हैं जितना उनको लगता है, बट सम डेफिनेट होना चाहिए। देखो लॉ ये नहीं कहता कि आपने अपनी 1 लाख की चीजें जो है आपने 50,000 में सेल कर दी, अगर सेलर और बायर को प्रॉब्लम नहीं है तो लॉ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर प्राइस का होना असेंशियल है। प्राइस टू बी फिक्स्ड इन द एग्रीड मैनर। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके अंदर लिखा होता है कि प्राइस को हमने किस तरह से फिक्स करना है। तो एग्रीमेंट होता है कि मतलब फेयर मार्केट वैल्यू तो होनी चाहिए, बट ये है कि वेयर द प्राइस इज एग्री टू वट एवर सम एज सच शैल बी ऑफर्ड बाय एनी थर्ड पार्टी। अगर थर्ड पार्टी जितना ऑफर करेगी, द प्राइस जो है सिर्फ उन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी में से एक ही फिक्स कर सकती है। तो वहां पे वो एग्रीमेंट जो है प्राइस के बारे में क्लियर नहीं है, अनसर्टेन है, तो वो एग्रीमेंट जो है दैट इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और उसी तरह पार्टीज के अंदर जो डीलिंग्स होती हैं तो उससे डिटरमिन होता है। तो जैसे कि बिजनेस के अंदर जैसे सेल और परचेज होती है तो प्रैक्टिस होती है कि डिस्काउंट जो है काटा जाता है ताकि प्राइस को डिटरमिन किया जाए। तो वो कोर्स ऑफ डीलिंग से हम देखते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि जिस दिन डिलीवरी की है तो उस दिन रेट क्या प्रिवेलेंट है उसके बेसिस पे प्राइस पे करनी है। तो दैट कैन बी इम्प्लाइड फ्रॉम द कोर्स ऑफ डीलिंग। और देखो जहां पे सेलर और बायर जो है प्राइस को डिटरमिन नहीं करते, तो अगर वो 3 मोड से डिटरमिन नहीं है तो बायर जो है वो सेलर को जो है रीजनेबल प्राइस जो है पे करता है। प्राइस इज टू बी फिक्स्ड बाय वैल्यूएशन बाय थर्ड पार्टी व्हेन सच थर्ड पार्टी मेक्स द वैल्यूएशन। तो यहाँ पे ये जो प्राइस और मतलब जब वो प्राइस फिक्स कर देती है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाता है। अगर प्राइस फिक्स नहीं करती या रिफ्यूज करती है तो उस एग्रीमेंट को अवॉइड किया जा सकता है। वेयर द गुड्स और पार्ट कुछ डिलीवर हो चुका है और बायर ने उसको यूज भी कर लिया है या आगे सेल भी कर दिया है तो वो रीजनेबल प्राइस पे करेगा। बट अगर एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी को, जो थर्ड पार्टी ने प्राइस फिक्स करनी है उसको रोकती है, तो डेफिनेटली जो इनोसेंट पार्टी है जो फॉल्ट में नहीं है वो डैमेजेस क्लेम कर सकती है। तो देखो यहाँ पे ए एग्री टू सेल 10 टन्स ऑफ व्हीट टू बी एट ए प्राइस फिक्स बाय सी। अगर सी जो है रिफ्यूज करता है तो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी विल बी वॉइड। अगर सी जो है आइदर ऑफ द पार्टी, अगर ए जो है उसको प्राइस फिक्स नहीं करने देता तो बी जो है इनोसेंट पार्टी है वो डैमेजेस क्लेम कर सकती है। उसी तरह ही अगर बी जो है वो सी को प्राइस नहीं फिक्स करने देता तो ए डैमेजेस क्लेम कर सकती है। तो इनोसेंट पार्टी जिसका फॉल्ट नहीं है वो स्यू कर सकती है फॉर द डैमेजिंग। और उसी तरह मोड ऑफ पेमेंट ऑफ द प्राइस इन द एब्सेंस ऑफ द एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी। सेलर जो है जो बेसिकली क्या है कि देखो जो करेंसी ऑफ द कंट्री है वो लीगल टेंडर के अंदर पेमेंट कर सकता है। और उसी तरह क्या है कि अगर उसने पहले चेक नहीं एक्सेप्ट किया हुआ वो चेक लेने से मना भी कर सकता है, बट अगर पहले चेक लेता रहा है तो बाद में वो चेक लेने से मना नहीं कर सकता। तो जो एस्टैब्लिश होते हैं कि जिसके द्वारा पेमेंट रिसीव होती है, बाय चेक भी हो सकता है, ड्राफ्ट भी हो सकता है, बैंक गारंटी भी हो सकती है, लेटर ऑफ क्रेडिट के द्वारा भी हो सकता है, बाय एनी अदर मोड। बट प्राइस जो है काइंड के अंदर नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो आपने एक फ्रिज सेलर जो है सेल करता है 30,000 का, अगर उसके बदले में वो पुरानी चीजें देता है और उसको कोई कैश नहीं पे करना पड़ता, वो सेल नहीं है। बट अगर उसने फ्रिज सेल किया है 30,000 का, उसके अंदर वो पुराना फ्रिज जो है बाहर जो है उसको देता है और बाहर से वो कैश भी लेता है 15,000, तो ये सेल है। पार्टली जो है कैश में हो सकता है, पार्टली काइंड में हो सकता है, बट प्योरली काइंड के अंदर जो है उसको सेल नहीं माना जाता। उसी तरह अर्नेस्ट मनी, अगर बाहर ने कुछ पैसा जो है अर्नेस्ट मनी एज अ सिक्योरिटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सेलर के पास डिपॉजिट हुआ है, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाएगा तो उसके अंदर जो अर्नेस्ट मनी उसने दी है वो जो है एडजस्ट हो जाएगी। बट अगर वो अपना प्रॉमिस फेल हो जाता है, उसको परफॉर्म नहीं कर पाता, तो सेलर जो है वो अर्नेस्ट मनी को फोरफिट कर सकता है, उसको बाहर को देने की आवश्यकता नहीं है।